Hi, today we'll talk about AAC 4. AAC 4 basically talks about initial assessment, which has 7 objective elements. The first one is core. Initial assessment of outpatient, daycare, inpatients, and emergency patient is done in a standardized manner. So standardized manner का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक फॉर्मेट होना चाहिए. It can be specialty wise, it can be care wise, it can be department wise. स्टार बना हुआ है यानी कि इसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. सो वी विल हैव अ पॉलिसी ऑन इनिशियल असेसमेंट. जो की कंपोनेंट्स हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फॉर ऑल सेटअप्स, यानी आईसीयू के अलग, एनआईसीयू के लिए अलग, कार्डियक आईसीयू के लिए अलग. अब यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ब्रैकेट में कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, तो COP 10D इज बेसिकली इनिशियल असेसमेंट inclusions or specific points related to obstetrics. COP 11E is about pediatrics initial assessment. ये दो NABH ने मेंशन किए हैं, NABH 5th edition और 6th edition दोनों में. COP 17 basically talks about pain assessment. COP 6 is nursing assessment. Even AAC 4 itself talks about need of nursing assessment. COP 6 में नर्सिंग असेसमेंट में जो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ DVT असेसमेंट, फॉल रिस्क असेसमेंट एंड योर प्रेशर अल्सर असेसमेंट. COP 17 इज़ पेन असेसमेंट. COP 19 इज़ न्यूट्रिशन असेसमेंट. और चूंकि यहाँ पे OPD की भी बात करी जा रही है, तो प्रिस्क्रिप्शन की जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिनिमम पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का भी क्राइटेरिया बनते हैं, दैट इज़ MOM 4. सो जब आप अपने लिए फॉर्मेट रेडी कर रहे हों, तो MOM 4 को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करें. पीडियाट्रिक असेसमेंट के लिए COP 11E, COP 10D ऑब्स्टेटिक्स के लिए, और नर्सिंग असेसमेंट शीट बनाने के लिए COP 6, COP 17. और न्यूट्रिशन असेसमेंट में बेसिकली COP 19 में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कंपोनेंट नहीं, बट यू कैन रेफर देम. स्टैंडर्डाइज टूल के रेफरेंस आपको वहाँ मिल जाते हैं. फॉर्मेट शुड कवर ऑल द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स. तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर ऊपर लिखे हुए हैं इन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में एंड स्टैंडर्ड्स में, यू कैन रेफर देयर. अदर वन इज कमिटमेंट B. द इनिशियल असेसमेंट इज परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड पर्सनल. सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फर्स्ट थिंग ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है, डिसाइड करती है. इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एंड अप्लीकेबल लॉ. जहाँ लॉ आ गया, यू आर श्योर नर्सिंग असेसमेंट GNM और BSc नर्स ही कर सकती है, क्वालिफाइड नर्स. लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है उसका रजिस्ट्रेशन आ चुका हो. कई हॉस्पिटल्स में मैंने ये देखा है, वो हायर कर लेते हैं, नहीं जी ये तो GNM है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ होता. दैट मीन्स आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है, लेकिन अभी भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पुलिस पकड़ेगी, चालान होगा. उसी तरह से अगर आप GNM या BSc नर्सिंग, B फार्मा या MBBS हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, यू डोंट हैव लाइसेंस टू प्रैक्टिस. फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल असेसमेंट. सो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट और MSW आर बेसिकली क्वालिफाइड पीपल, बट हियर दे हैव गिवन सम लिवरेज कि बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी असेसमेंट कर सकते हैं. क्वालिफाइड प्रिविलेज पर्सन. तो यहाँ पे प्रिविलेज का ध्यान देने लायक है कि सिर्फ क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी. जो पहला पॉइंट है उसी पे ध्यान देना है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स. ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड का मतलब प्रिविलेज शीट भरी होनी चाहिए. विजिटिंग और प्रिविलेज शीट में क्या क्या, एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि जैसे विजिटिंग कंसल्टेंट रेफरल कौन दे सकता है, क्या ड्यूटी डॉक्टर दे सकता है, या जो एडमिटिंग कंसल्टेंट है वो दे सकता है, या कोई भी विजिटिंग कंसल्टेंट दूसरे विजिटिंग कंसल्टेंट को रेफरल दे सकता है. C. द इनिशियल असेसमेंट इज परफॉर्म्ड विद इन टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट. कोई चेंज नहीं है NABH 5th एडिशन से 6th एडिशन में. ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है टाइम फ्रेम, सेटअप के हिसाब से होता है, यानी डे केयर में कितना टाइम लगेगा, नर्सिंग को, डॉक्टर को, और न्यूट्रिशन असेसमेंट को, इन पेशेंट में कितना लगेगा, OPD में कितना लगेगा, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. इमरजेंसी में कितना समय लगेगा, और उन्होंने बोला है कि भाई प्रायोरिटी इमरजेंसी के पेशेंट्स को दी जानी चाहिए.
अब ये जो मैक्सिमम टाइम शुड बी विद इन 24 आवर्स है, दैट इज़ वन एक्सेप्शन विच नो बडी एक्सेप्ट, लेकिन NABH ने अब की बार भी ये मेंशन किया है। एक स्पेसिफिक पॉइंट उन्होंने पिछली बार भी मेंशन किया था, जो अब की बार मेंशन किया है कि इन पेशेंट का टाइम ऑफ कैलकुलेशन फॉर इनिशियल असेसमेंट शुड बी कैलकुलेटेड नॉट फ्रॉम इमरजेंसी बट जब पेशेंट वार्ड में आ जाए तब से। यानी इमरजेंसी में जो हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं दैट इज़ इमरजेंसी का इनिशियल असेसमेंट। वार्ड पे जब मरीज आएगा तो दोबारा वार्ड की नर्स को, वार्ड के डॉक्टर को इनिशियल असेसमेंट करना है। मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है कि नर्सिंग असेसमेंट इमरजेंसी में हो गया, बाकी लोग रीअसेसमेंट कर रहे हैं। नहीं जी, स्टैंडर्ड क्लियरली मेंशन करता है, सेटअप चेंज हुआ, असेसमेंट दोबारा होगा। अगर मरीज ICU जाएगा, दोबारा नर्सिंग असेसमेंट, डॉक्टर का असेसमेंट होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल, हमें इस पर NC मिल सकती है। इनिशियल असेसमेंट ऑफ डे केयर एंड इन पेशेंट इंक्लूड नर्सिंग असेसमेंट। सो जैसा मैंने पहले बताया कि नर्सिंग असेसमेंट करना है। नर्सिंग असेसमेंट शुड आइडेंटिफाई नर्सिंग नीड एंड एनी स्पेशल नीड रिलेटेड टू पेशेंट्स हु कैन नॉट डू एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ओरिएंटेशन एट्सेट्रा शुड बी कंप्लीटेड विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम। यानी कि जो पॉलिसी आप बनाएंगे इनिशियल असेसमेंट की, उसमें टाइम फ्रेम मेंशन करना है। और यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट, चेकलिस्ट और टेम्पलेट शुड बी यूज्ड। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। कोर, अब ये एक मज़ेदार बात है। NABH 5th एडिशन में ये अचीवमेंट था। यानी कि अगर आप NABH 5th एडिशन की एप्लीकेशन नहीं भर रहे हैं तो आपके पहले असेसमेंट में ये वाला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पहली बार असेसमेंट में नहीं आता था, बल्कि सर्वेलेंस ऑडिट में आता था। अब की बार NABH ने इसे कमिटमेंट ही नहीं, सीधे कोर बना दिया। यानी कि आपके पहले असेसमेंट में ही ये चीज़ पूछी जाएगी। क्या? डॉक्यूमेंटेड केयर प्लान। अब ये केयर प्लान ट्रीटिंग डॉक्टर या टीम के डॉक्टर द्वारा बनाया जा सकता है। केयर प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रोविजनल डायग्नोसिस, इनिशियल असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑब्वियसली इट इज़ सब्जेक्ट टू रीअसेसमेंट के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं रीअसेसमेंट के बाद, यानी केयर प्लान दोबारा लिखा जा सकता है। केयर प्लान शुड रिफ्लेक्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। द केयर प्लान इज काउंटर साइंड बाई क्लिनिशियन इंचार्ज ऑफ द पेशेंट विद इन 24 आवर्स। नाउ मुझे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है उसमें सही में ये हॉस्पिटल्स में अचीवमेंट ही होता है। आई हैव सीन मेनी डॉक्टर्स डू नॉट इवन टच फाइल, इट इज़ मोस्टली वर्बल ऑर्डर। ड्यूटी डॉक्टर उसे नोट करता है। तो पहले लोग बोलते थे ये 24 घंटे का टाइम क्यों दिया जाता है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि कई बार डॉक्टर्स के लिए 24 घंटे का भी टाइम कम पड़ जाता है। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, बट प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक बार तो डॉक्टर शीट देख ले कि ड्यूटी डॉक्टर ने लिखा क्या है। एंड बिलीव मी, इट इज़ रियली नेसेसरी। जब आप खुद, मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट के पर्सनल्स के लिए बोल रहा हूँ, आप खुद अगर पेशेंट की फ़ाइल देखते हैं तो कई बार कहा कुछ और गया होता है, लिखा कुछ और होता है। तो प्लीज़ डू चेक, make sure admitting consultant does sign, countersign care plan and even all the progress sheets. अगर आप कोई अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एडमिटिंग कंसल्टेंट खुद ऑर्डर लिख रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वर्स्ट सिनेरियोज। ओके, नाउ वही जूनियर डॉक्टर लिख सकता है 24 घंटे में एडमिटिंग कंसल्टेंट को करना चाहिए। चूंकि स्टैंडर्ड कहता है क्लिनिशियन इंचार्ज, इसलिए NABH ने मेंशन कर दिया कि क्लिनिशियन इंचार्ज का मतलब है द ट्रीटिंग डॉक्टर का मतलब है क्लिनिशियन इंचार्ज। एक्सीलेंस, द केयर प्लान includes the identification of special needs regarding care following discharge. ये बेचारा इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट NABH 5th एडिशन में भी नेग्लेक्टेड था। अभी भी मुझे नहीं लगता बहुत लोग ध्यान देते हैं, लेकिन आई थिंक इट विल बिकम वन ऑफ द रीज़न ऑफ NCs इन फ्यूचर। एक्सीलेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आप रिन्यूअल असेसमेंट के लिए जा रहे हैं तब आपके लिए ये रिक्वायरमेंट बनता है। तो ये बेसिकली दे हैव स्पेसिफाइड कि जैसे एज रिलेटेड फैक्टर है, मोबिलिटी रिलेटेड, कंटिन्यूड नर्सिंग रिक्वायरमेंट पोस्ट डिस्चार्ज या रिहैबिलिटेशन नीड्स लाइक फिजियोथेरेपी और समथिंग, दिस शुड बी मेंशन्ड इन डिस्चार्ज समरी एंड पेशेंट शुड बी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। मैंने बहुत तेज़ी से इस स्टैंडर्ड को ख़त्म करने की कोशिश करी है, बट इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क।
एंड येस्टरडे बिकॉज इट वॉज संडे तो मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली. अगले संडे से कोशिश करूँगा मैं ज़रूर डालूँ. थैंक यू. इट इज़ एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन.